जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी का ये 112वां एपिसोड और तीसरे कार्यकाल की दूसरी मन की बात का कार्यक्रम रहा। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक, आम बजट 2024 सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात को लोगों के सामने रखा। वहीं बीजेपी के सभी नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दी। मन की बात का 112वां एपिसोड था। तो मैंने पहले भी कहा कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। जैसे आज मानस हेल्पलाइन का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ड्रग्स जो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप बन गई है, उस हेल्पलाइन के माध्यम से हम मदद ले सकते हैं। वहीं उन्होंने असम के चरीगोल मैदान का जिक्र किया। है वो पूरी तरह से तैयार है। जहां भी सत्र हो, गैरसैंण में अगर सत्र होगा तो हम पूरी तरह से वहां के लिए तैयार हैं। और देहरादून होगा, हम यहाँ भी तैयार हैं। सरकार ने निर्णय लेना है, तिथि लेनी है, बताना है उन्होंने, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज 112वां एपिसोड हमने यहाँ पर सुना। और हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश की उपलब्धियों के बारे में उसका जिक्र किया और साथ ही ये बात भी कही कि जन सहभागिता के साथ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जहाँ उन्होंने एक और तीरंदाजी का उल्लेख किया, वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जो बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है उनसे सीधी बातचीत की। इसके अलावा हैंडलूम को लेकर के, खाद्य को लेकर के, बागों के संरक्षण को लेकर के सब बातें उन्होंने अपनी साझा की हैं। और साथ ही 15 अगस्त को लेकर के उन्होंने हर घर तिरंगा और जो हर वर्ष का अभियान है उसके बारे में हमें पुनः स्मरण कराया। और साथ ही इस बात का पुनः आह्वान किया कि इस समय जो देश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है, उसमें अधिकाधिक संख्या में सब लोग जुड़े। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखा, जिस पर हिमालय राज्यों के लिए अलग नीति बनाने के लिए जोर शोर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात रखी। वहीं बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि हिमालय राज्यों की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र से अलग होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदु नीति आयोग की बैठक में रखे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने वहां पर रखे। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उनके द्वारा प्रेषित किया गया और वह हिमालयी राज्यों के लिए अलग से नीति बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वांचल तक, उन सबकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं और आर्थिक स्थितियां हैं वो लगभग मिलती हैं। तो इसलिए उनकी जो परिस्थितियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों से हट करके हैं। तो ऐसे में उनके बारे में अलग से कोई नीति बनती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ इन प्रांतों को होगा। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए विशेष काम किया जा रहा है, इसके अलग से जो व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो थोड़ा और बड़े स्तर पर इसके बारे में नीति बनाने के बारे में है और निश्चित तौर पर उनका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिमालयी राज्यों के जो भी पर्वतीय राज्य हैं उनके विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के दोनों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने देहरादून में विधानसभा कार्यालय में पद की शपथ दिलाई। इस दौरान दोनों नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और शपथ दिलाने के लिए उनका आभार भी प्रकट किया। दो विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देती हूँ। तो वह केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत अब गरमाने लगी है।
कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारों के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि ये यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की, और हालात ये रहे कि पोल ना खुल जाए इसलिए मीडिया को एक स्थान से आगे जाने नहीं दिया। और जिस समय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आकर के पूरे जो कार्य थे उनको अपने स्तर पर कराने की एक उन्होंने प्रस्ताव किया था, इन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। अब देखिए, एक तरफ जहां के कांग्रेस का केदारनाथ बचाओ पदयात्रा का आज 5वां दिन है और वहीं केदारनाथ मंदिर को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय। आइए जानते हैं सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे कि जिस प्रकार से कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा कर रही है, वहीं आप बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, बद्री केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी इस यात्रा से क्या केदारनाथ बचाव हो सकता है या किस बचाव की वो बात कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, और कांग्रेस हमेशा सनातन की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका मजाक उड़ाती रही है। लेकिन वोट बैंक के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको केदारनाथ में अभी उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं, तो इस कारण से उनकी ये यात्रा है। और आप जानते हैं किस तरीके से नकली हिंदू बन करके उनके नेता जो कभी वो जनेऊ धारण कर देते हैं, कभी गोत्र अपना बताते हैं, तो केवल ये चुनाव के समय में ही उनको याद आता है। उसके अलावा आज तक का आप इतिहास देखिए कांग्रेस के हमेशा से हिंदुओं के मान प्रतिष्ठा के जो बिंदु रहे हैं, हिंदुओं की जो संस्कृति रही है, उसका हमेशा से मजाक उड़ाया है, ठेस पहुंचाई है। और जो केदारनाथ को यात्रा लेकर के जो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो सीधे सीधे तौर पे आप जानते ही हैं कि उपचुनाव उनको दिखाई दे रहे हैं, उपचुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस प्रकार की यात्रा वो निकाल रहे हैं। सर, जबकि इस केदारनाथ बचाओ यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि उसमें धाम नाम का उपयोग कहीं भी पूरे देश में उपयोग नहीं किया जाएगा। कई पंडितों ने, यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री ने, आनंद स्वरूप महाराज ने भी इस पर बयान जारी किया और पुष्कर सिंह धामी की कार्य को सराहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बार बार इस बात को तुल देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, और केदारनाथ जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के हम पूर्व में भी कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इसका विधिक परीक्षण करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसमें लगातार कहा गया है, स्पष्ट किया गया है, और कैबिनेट ने भी, प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि इस प्रकार के जो धामों का नाम उपयोग करते हैं, फोटोग्राफ्स इत्यादि उपयोग करते हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, किन प्रावधानों के तहत हम उनको चुनौती दे सकते हैं, उसका सरकार विधिक परीक्षण करा रही है, मंदिर समिति भी उसका विधिक परीक्षण करा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को राजनीति करनी है, इसलिए वो उस मुद्दे को जबरदस्ती उछालना चाह रहे हैं, विवाद का विषय बनाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी जो केदारनाथ में सोने के प्रकरण को लेकर के जो विवाद कांग्रेस ने उठाया था, कांग्रेस समर्थित संत ने उठाया था, उस पर देश के तमाम प्रमुख संतों ने, चाहे वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो, रविंद्र पुरी जी हो, पुरी के शंकराचार्य जी हो, और अन्य भी तमाम जो प्रमुख संत हैं, उन सब संतों ने इस बात की बड़ी आलोचना की है कि केदारनाथ धाम को विवादित करने के लिए उन्होंने इन सारे लोगों की आलोचना की है। और उनको कहा भी है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, तो उन प्रमाण को सक्षम अथॉरिटी के पास दें। और हम भी पूर्व में भी कह चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई इस प्रकार के साक्ष्य हैं, कोई प्रमाण है,
तो उनको सक्षम अथॉरिटी के पास दें। सक्षम अथॉरिटी पर आपको कोई विश्वास नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं और जांच की मांग करें। तो उससे क्यों बच रहे हैं? तो क्यों मीडिया के सामने ही बवाल खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और ये जानते हैं आज के दिन में कि केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके प्रेरणा से और उनके निरंतर प्रयासों से आज केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु आ रहे हैं। नए नए कीर्तिमान केदारनाथ धाम की यात्रा के बन रहे हैं और केदारनाथ धाम आज देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो ये समझते हैं इस बात को कि केदारनाथ के नाम पर कोई बवाल खड़ा करके इनको मीडिया में स्थान मिल जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए केदारनाथ धाम का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही घृणित मानसिकता है कि जो इस प्रकार से हमारे प्रमुख धाम को राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। सर, सोना चोरी की बात जहाँ है वो 2022 से शुरू हुई और एक बार जांच भी इस पर हो चुकी थी और भाजपा सरकार को उसमें क्लीन चिट मिल गया था, तो फिर भी कांग्रेस यह सवाल आपसे बार बार कर रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि केदारनाथ धाम के नाम पे विवाद खड़ा करके टीआरपी पाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि जिस प्रकार से बीकेटीसी के अध्यक्ष अब केदारनाथ की सुरक्षा के जिम्मे और 47 मंदिर आएंगे, आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों आन पड़ी? देखिए, आप जानते हैं कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है, विषय है और आज जिस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष हमारे केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर के, मंदिर की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 1982-83 में मंदिर समिति में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 5 हमारे यहाँ पर सुरक्षा गार्ड और खजाना गार्डों की पद सृजित किए गए थे, उनकी नियुक्ति गई थी। तो 1982-83 में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप को पर्याप्त थे, लेकिन आज 2024 में आप जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर के कितने विषय उठते रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अपरिहार्य था, बहुत ही आवश्यक हमको लगा और इसलिए हमने प्रदेश शासन से मंदिर समिति का एक सुरक्षा संवर्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था और उसमें हमको शासन से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसमें एक डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी होंगे, जो उनको के हम प्रतिनियुक्ति पर पुलिस से अथवा अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से हम ले सकेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और इसके अलावा 50 लोग जो मंदिर रक्षक और मुख्य रक्षक के नाम से होंगे और उनको हम आउटसोर्स के माध्यम से लेंगे। तो इससे हमारी जो दर्शन व्यवस्था है वो भी सुव्यवस्थित हो पाएगी, क्योंकि सेंट्रलाइज एक व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक क्या है कि वहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां काम करती है, मंदिर समिति भी रहती है, पुलिस भी रहती है, बद्रीनाथ धाम में आर्मी के लोग भी रहते हैं, आईटीबीपी के लोग भी रहते हैं, तो मल्टीपल एजेंसियां होती हैं। मल्टीपल एजेंसियां जब होती हैं तो मल्टीपल डायरेक्शन भी होते हैं, तो एक कई बार समन्वय की कमी भी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए अब पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी। हमें उम्मीद है कि जो सुरक्षा संपर्क बन रहा है, इससे हमारे जो धामों में जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनके दर्शन सुगम और सरल तरीके से हो सकेंगे। तो हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मंदिर विवाद जो चल रहा है, अभी केदारनाथ यात्रा जो चलेगी, कांग्रेस जो शुरू करेगी, वो पूर्णतः राजनीतिक यात्रा है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद केदारनाथ धाम जो है, धाम नाम हटा दिया गया है। कोई भी किसी भी राज्य में अब केदारनाथ धाम या चारों धाम में से धाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। से यह यात्रा पूर्णतः एक राजनीतिक यात्रा है। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है, यह यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यह की गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना सुनिश्चित है। इस पर जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरमा डोबरियाल ने बताया कि उत्तराखंड से कई क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं, जिन्हें बसें उपलब्ध कराई गई हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवा देते हैं।
उत्तराखंड से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं और बसें उनको प्रोवाइड कराई गई हैं और बसों से दिल्ली पहुंच रही हैं। कल जंतर मंतर में 11 बजे महिला कांग्रेस का, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार है, इन सब चीज़ों को लेके है। और एक मुद्दा है जो महिलाओं को 33% आरक्षण के चक्कर में, मेन मुद्दा यही है महिला कांग्रेस का, उसको लेके कि आपने ये लागू करो, जल्द करो, अभी करो और तुरंत करो। इसी को लेके वहाँ पे धरना है और सभी जगहों से, विभिन्न वहाँ क्षेत्रों से महिलाएं पहुंच रही हैं। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदियां उफान पर है। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला टिहरी गढ़वाल से सामने आया है। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में बीते 2 दिनों से बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आज तोली गांव के सामने तीनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन की जद में 8 मकान आ गए। अभी तक किसी की हताहत होने की सूचना तो नहीं आई है। और वहीं आपको बताते कि जिला प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए तीनगढ़ गांव को खाली करवा दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। टिहरी जिले के घनसाली के बूढ़ा केदार में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शुक्रवार रात तौली गांव में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तौली गांव में ही गौशाला में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने घनसाली पहुंचकर लापता पीड़ितों का हाल जाना, स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि साल 2013 से तीनगढ़ के ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार की ओर से लोगों की अनदेखी की जा रही है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से उसका जलस्तर गंगोत्री में आरती स्थल भागीरथ शिला तक आ गया है। इसे देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने यहां रखे दान पात्र और अन्य सामान हटा दिए हैं। गंगोत्री में भागीरथी नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट बह गया। इसके साथ ही सुरक्षा दीवार भी टूटने से आश्रम में पानी घुस गया। तो वहीं गंगा पुरोहितों ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर आरोप लगाए हैं। गंगोत्री धाम में 3 दिन से पहले बहुत बड़ी आपदा आ रखी है और गंगा जी का निरंतर बहाव बढ़ता जा रहा है, कभी कम हो रहा है, जिससे जो है हमारी भागीरथ शिला आरती स्थल और इतना सुंदर घाट बना हुआ था जो कि आज भागीरथी गंगा मैया ने सारा बहा के ले गया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी लापरवाही हमारे सिंचाई विभाग की है। विगत कई वर्षों से हमने सिंचाई विभाग को कहा है कि आप जो है अपने बंगले के सामने, जो सिंचाई विभाग का बंगला हेलीपैड के पास बना हुआ है, वहां पे हमने उनको बार बार कहा। इस बार भी कहा, मार्च अप्रैल की बैठक में यहाँ पे जो है आप बड़ा एक पिलर डालिए ताकि गंगा जी का डायरेक्शन किधर ना हो मंदिर की तरफ। और उनकी लापरवाही की वजह से आज हमको ये चीज भुगतनी पड़ रही है। टिहरी के बूढ़ा केदार के ग्राम पंचायत तौली गांव में हुई मूसलाधार बारिश से एक घर के पीछे भारी भूस्खलन हो गया, जिसमें मां बेटी जिंदा दफन हो गई। आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के संबंधित सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही जो प्रभावित ग्रामीणों को शीघ्र ही व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए हैं। देखिए, जो घनसाली बालगंगा में काफी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। इस गांव के आसपास पिंचवाड़ है, सामने तीनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं, और अगर वो खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था भी की जाएगी।
साथ ही इस अभी तो मानसून में भी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज है वहां पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। तो अब देहरादून में ही नहीं बल्कि देहरादून समेत कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लगातार पहाड़ियों से हो रहे भूस्खलन से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं लोगों को अत्यधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। विकास नगर में जहां पर चक्राता मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते एक नवजात बच्चे को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। खटीमा में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और हक की मांगों के संबंध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जब तक देश की आधी आबादी की मांगों को सरकार की ओर से पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और जो हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश की हो, चाहे पूरे राज्य की हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन मांगों को लेकर हम जंतर मंतर पर 29 तारीख को एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए। इसका नाम है नारी न्याय। तो इसके तहत हम लोग सब भारी तादाद में उत्तराखंड से महिलाएं जाएंगी और अपना वहाँ पे हक अधिकार, बच्चों हमारी बहनें ओबीसी की महिलाएं हैं, खासकर उनका जो मुद्दा है, उनको ना राजनीति हो चाहे वो घर में हो, उनका शोषण हो रहा है। इसलिए हम इसके लिए हम लोग न्याय के लिए हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत महिला पिक वेडिंग जोन बनाया गया था। वहीं कांवड़ मेला शुरू होने से पहले पिक वेडिंग जोन में बने 100 से ज्यादा दुकानों को हटाकर दूसरी जगह रख दिया गया। इस दौरान पिक वेडिंग जोन में व्यापार करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस जगह से उनकी दुकानें हटाई गई हैं, वहां पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें लगा ली हैं। रोडी बेल वाला में अपने खोखे लगाते थे 6 बाई 6 के, और हमें पिक वेंडिंग जोन में हमारे खोखे थे। महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से हमें ये खोखे आवंटित किए गए थे नगर निगम के द्वारा, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। उस टाइम सांसद जो हमारे रमेश पोखरियाल जी थे, विधायक हमारे मदन कौशिक जी थे, इन्होंने शिलान्यास किया, वहाँ पर हमारा लगाए। लेकिन अचानक ही इन लोगों ने हमारे खोखों को वहाँ पर से नगर निगम में और एसडीएम सर ने हटा दिए। वहाँ पर हम रोज ही 5 जुलाई से हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे खोखे वहाँ पर नहीं लगाए गए, ना हमें वहाँ पर कारोबार करने दिया जा रहा है। जबकि रेडी पटरी वाले वहाँ पर 15 बाई 15 के अपनी दुकानें आराम से लगा रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं, और हम 20 महिलाएं 15-20 दिन हो गए हैं, हम लगातार भागा दौड़ी करने के बावजूद भी हम बेरोजगार बैठे हैं। लोग स्वयं सहायता समूह के तहत पिंक वेंडिंग जोन में हम लोगों को खोखे दिए गए थे, और हम लोगों के खोखे, हम लोग वहाँ व्यवसाय करते थे, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था। हमें बताया गया कि ये खोखे हटाए जाएंगे। हमने नगर निगम में ये बात पूछी, सब महिलाएं गए और हमने कहा, तो हमसे कहा गया आपको सूचना दी जाएगी। एक दिन अचानक से हम लोगों के खोखे हटा दिए गए, हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, और जब खोखे हमारे हटा दिए गए तो बोला कि ये जगह हमें खाली चाहिए क्योंकि कांवड़ का मेला आने वाला है, इसलिए हम ये खोखे हटा रहे हैं। हम लोग उनकी बात मान गए, हमारे खोखे ऐसी जगह पे रख दिए गए जहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है, और हम सारी महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह की हैं, बेरोजगार घूम रही हैं, और कोई हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहा है और ना हमारे प्रति सही निर्णय हो रहा है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की, जिस पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति और कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि केवल देवभूमि से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई है, और अन्य राज्यों में कई संस्थाएं भी पौधारोपण का कार्य कर रही हैं।
देखिए, लगातार हमारे 16 तारीख से जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं। और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूं, उसको लेते हुए आम जनता में भी एक तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।